गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक तो क्वेरिंग का देखा था कि खदानों का उत्खनन कैसा होता है, फिर दूसरा देखा था कि ड्रेसिंग कैसे करते हैं हम। ड्रेसिंग एक साइट पे भी होती है, उसके फ़ायदे क्या क्या थे उनको डिस्कस किया था हमने। और हमारी दूसरी चीज़ हमारी साइट की ड्रेसिंग के बारे में हमने पढ़ा था। तो निष्कर्ष ये निकला कि दो तरह से ड्रेसिंग होती है। एक तो हमारी साइट पे जो कि जहाँ लगना होता है, जहाँ फिटिंग होनी होती है हमारे स्टोन्स की, या फिर हमारे पेबल या पत्थर या किसी भी चीज़ का जहाँ पे लगना होता है उस जगह पे ड्रेसिंग होती है, कटाई छिलाई और घिसाई। और दूसरी चीज़ जो एक ड्रेसिंग होती है वो हमारी उत्खनन वाली जगह पर ही होती है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल इरेगुलर मैनर में होते हैं, जैसे कुछ आड़े टेढ़े होते हैं तो उनको तोड़ करके घिस करके उनको सीधा करा जाता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो जाए और जगह ज़्यादा नहीं घेरे और स्टोरेज अच्छे से हो जाए हमारी लोडिंग गाड़ियों में। ठीक है, तो ये हमने देखी थी दो तरह की ड्रेसिंग। ड्रेसिंग कटाई छिलाई और घिसाई होती है हमारे पत्थरों की। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी थी आपके सिलेबस में, क्वेरिंग एक ड्रेसिंग। ठीक है, इन दोनों को हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगले मटेरियल पे आते हैं जो कि है हमारा टिम्बर। टिम्बर क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वुड। वुड हमारी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं और उसका क्रॉस सेक्शन क्या क्या होता है और उनमें डिफेक्ट क्या क्या होता है। डिफेक्ट से मतलब है कि हमारा जो वुड हमको नेचर से प्राप्त होता है, मतलब प्रकृति जो हमको वुड देती है उसमें किस किस प्रकार के हमारे डिफेक्ट होते हैं उनका वर्णन है। और कैसा उसका क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब हम जब काटते हैं तो वो गोलाई में कैसा दिखता है, कहाँ कैसी क्या लकड़ी होती है। जैसे अभी ये दिख रहा है, ये भी एक लकड़ी है, इसका टेक्सचर कैसा है, ऐसा थोड़ा सा अलग सा। ये यहाँ से अलग टेक्सचर है, यहाँ से अलग टेक्सचर है, तो हर लकड़ी का एक अलग से टेक्सचर होता है। तो हम पढ़ते हैं हमारे अगले मटेरियल के बारे में जो कि है हमारा टिम्बर या वुड। ठीक है, इसको बोलते हैं टिम्बर। ठीक है, द वर्ड टिम्बर इज derived फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड टिम्बेरियन। ठीक है, टिम्बेरियन से टिम्बर आया। टिम्बर डिनोट्स वुड। क्या टिम्बर से हम क्या जानते हैं कि ये वुड का अगला नाम है। ठीक है, वुड मतलब हमारी लकड़ी, विच इज सुटेबल फॉर द बिल्डिंग और other engineering objects. Nowadays timber is used for the beam, column, piles, routing, bridge, doors, tissue, trusses, window, etc. ठीक है, अब हमारी बात करते हैं टिम्बर हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ यूज़ हुआ। देखो, वुड इज़ द कॉमन टर्मिनोलॉजी। हम वुड लकड़ी हर टाइम पे हर जगह पे बोलते हैं, दूसरे कामों में भी बोलते हैं, मगर जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसको हम हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में बोलते हैं टिम्बर। देखो, वुड का अपने अपने अलग अलग जगह में, कोई चूल्हा जलाने में भी वुड यूज़ करता है, कोई हथौड़ी बनाने में भी यूज़ करता है, मैकेनिकल वर्क में भी वुड यूज़ होता है। मगर जब हमारे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में जब वुड यूज़ होता है तो हम उसको कौन सी टर्मिनोलॉजी बोल देते हैं? टिम्बर। ठीक है, दूसरी चीज़ जो टिम्बर है ये कहाँ से आया है? हमारा वर्ड जो इंग्लिश वर्ड है टिम्बेरियन से आया है टिम्बर। और दूसरी चीज़ ये जहाँ यूज़ होते हैं तो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? रूटिंग, ब्रिज में, डोर में, ट्रसेस में, विंडोज़ में और कॉलम पाइल्स में और बीम्स में। ठीक है, अब ये बीम में कहाँ यूज़ होते? देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, टिम्बर वास्टली यूज़ होता था, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। हर जगह पे हम टिम्बर का उपयोग करा जाता था जब सीमेंट कंक्रीट हमारा नहीं होता था। ठीक है, तो ट्रस में कैसे यूज़ होते हैं? जब हमारे जो घर बनाए जाते थे पहले के टाइम में, ऐसे पटाव वाले घर होते थे। ठीक है, हर कोई जानता है इस टाइप के घर को, सब जानते हैं। तो ऐसा ये 3D बना देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक ट्रस का क्रॉस सेक्शन होता है। ट्रस मतलब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में। तो इसमें क्या होते हैं, जो अंदर की साइड लगे होते हैं टिम्बर, ये करते हैं हमारे इस वाले घर में बीम कॉलम का काम। ऐसे ही कुछ रहते थे पहले के टाइम में। पटाव वाले जो मकान देखे होंगे आपने, कवेलू वाले। और फिर जो ये होता था, यहाँ पर क्या होता था, ऐसे एक बल्ली लगती थी, टिम्बर लगता था, एक बल्ली ऐसे लगती थी, दोनों बल्लियाँ जॉइंट होती थी।
फिर इनके ऊपर बल्लियां लगती थी और ऐसे कवेलू जमा करते थे। किसी ने देखा तो होगा ना कवेलू वाला घर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही? मैडम किस किस को नहीं आ रही है? सबको ही नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। और तो आप लोग नेटवर्क में नहीं होगे, क्योंकि मेरा तो फुल नेटवर्क है बेटा। कवेलू वाले घर सबने देखे हैं? ठीक है, देखे मैम। हाँ, तो वहाँ बीम कॉलम की बात, आज के टाइम में टिम्बर का यूज़ बीम कॉलम में कहाँ यूज़ होता है? सिर्फ ये आसपास हमको बल्लियाँ टिकाने में, तरापे जमाने में, आड़े करने में, और जो बीम कॉलम की भराई करते हैं तो जो हमारा कॉलम रहता है ऐसे लेंथ वाइज, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, पहले टिम्बर के तरापे जमाते हैं, मतलब लकड़ी के पटाव को जॉइंट करते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, माल डालते हैं, फिर इसको टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, उसके पहले से हमारे जो सरिये रहते हैं वो बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में हमारे बीम कॉलम में टिम्बर का यूज़ सिर्फ इतना होता है कि बाहर में सपोर्ट लगाने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? आज के टाइम में हमारा टिम्बर का यूज़ ये घर को एक्चुअल बनाने में नहीं होता है। ठीक है, पहले के टाइम में तो बीम भी इसका बन जाता था और कॉलम भी इसके बन जाते थे। बड़ी बड़ी बल्लियों से हम कॉलम बना दिया करते थे और बीम भी हमारी बड़ी बड़ी बल्लियों से जॉइंट होकर के इन कॉलम के ऊपर रेस्ट कर दिया जाता था। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आई ना? मैं हमेशा ये ऐसा दो डंडे बनाती हूँ और उसके ऊपर ऐसी एक लकड़ी रखती हूँ, इसका मतलब ये होता है कि ये दो दो जो डंडे ये हमारे कॉलम है और ये जो आड़ा रखा हुआ है ये आपका बीम है। ठीक है, आगे कभी भी ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी आएगी, आप आरसीसी या किसी भी चीज़ का आप डायग्राम बनाओगे अभी बीडीडी में, तो आपको बीम कॉलम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एलिवेशन में तो क्या बोला मैंने कि पहले के टाइम में हमारे टिम्बर का अधिकतर यूज़ होता था। मैंने बताया था पहले के टाइम में हमारे जो राजा महाराजा या फिर हाई क्लास या हाई स्टेटस के लोग थे वो किस चीज़ का यूज़ करते थे? हमारे स्टोन का। ठीक है, और जो नॉर्मल केडार के लोग थे, नॉर्मल व्यक्ति थे जिनका स्टेटस नॉर्मल हुआ करता था, वो किस चीज़ के घर बनाते थे? हमारे टिम्बर के। टिम्बर क्यों? क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल जाता था। ठीक है, दूसरा चीज़ ये इजीली, मतलब लोकल, इसमें कोई स्किल्ड मजदूर नहीं लगते थे कि बिल्कुल अनुभवी मजदूर लगेंगे इसको बनाने में। एक नॉर्मल व्यक्ति भी अपने घर की मरम्मत कर सकता है और बना भी सकता है। मगर स्टोन के घरों को नक्काशी करना है, उसमें ऑर्नामेंट करना है, अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस देना है, तो ये किनका काम होता था? हमारे हाई क्लास और हाई केडार या हाई स्टेटस हमारे राजा महाराजाओं के घर बनने में होता था। ठीक है, तो टिम्बर का इसलिए यूज़ करते थे, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था लोगों को, दूसरी चीज़ वो खुद से भी बना पाते थे, मरम्मत वो खुद कर पाते थे। अगली चीज़ ये होती थी कि उसमें अपने मन मुताबिक वो साइज शेप दे सकते थे, कभी भी तोड़ के अलग कर सकते थे, कभी भी तोड़ के बढ़ा सकते थे। ठीक है, जगह का कोई बाउंडेशन नहीं होता था, कोई भी जगह कहीं भी फिक्स कर देते थे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ सुनना बेटा, इसमें ये नहीं कि सिंगल स्टोरी के मकान बनते हैं, इसमें भी डबल स्टोरी के मकान बन जाते थे। ठीक है, मतलब मेन चीज़ क्या होता है, जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको कल समझाया था कि फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा जो बीम कॉलम स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर। अगर ये हमारी फाउंडेशन है तो ये हमारा प्लिंथ हुआ, प्लिंथ के नीचे का जो भी काम है हमारा, ये मिट्टी मिट्टी भरी रहेगी। फिर ये फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी, पैरापेट। ठीक है, ये होता था हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, हमारा बीम है, कॉलम है, बीम है, कॉलम है। ठीक है, बीम कॉलम वाली चीज़ में हमेशा लोड कैरिंग मेंबर, लोड कैरिंग मेंबर मतलब लोड उठाने वाले मेंबर। ठीक है, अगर मेरा ये पूरा हाथ है, मैं ऐसा रख रही हूँ, तो मेरे पूरे हाथ का लोड कहाँ पड़ रहा है? पूरी पांचों उंगलियों पे पड़ रहा है, पांचों उंगलियों पे पड़ रहा है। अगर मैं ऐसा रखती हूँ तो ये हमारी स्लैब का काम होगा कि ये पूरा का पूरा लोड हमारी प्लेन जगह पर मेरा हाथ ले रहा है। ठीक है, अब यहीं ये इस चीज़ को देखो आप, इस चीज़ में लोड कौन ले रहा है? मेन नीचे की ये दो सपोर्ट। ठीक है, बाकी ये ट्रस वाला चीज़ हो गया, ट्रस ऐसी बनी रहती है, ट्रस। ठीक है, दो मेंबर अगर इंक्लाइन में जॉइंट है या दो से ज़्यादा मेंबर अगर इंक्लाइन, इंक्लाइन मतलब झुके हुए हैं,
ठीक है, आपस में जॉइंट है तो उनको क्या बोला जाता है, ट्रस बोला जाता है। आपने मोबाइल के टावर देखे हैं, मोबाइल के टावर देखे हैं, ऐसे कुछ रहते हैं, उनका कैसा रहता है यस है ना, है ना, ऐसे रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहता है ना। तो ये जो मेंबर है ये कैसे, ये आड़े में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आड़े में जुड़े हुए हैं, मतलब इसका जो लोड है जब ये हमारे ट्रस मैनर में जुड़े हुए रहते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी वाला हो जाता है, ठीक है। जब मोबाइल टावर जो बनते हैं हमारे पूरे स्टील मेंबर से बनते हैं, मतलब सब के सब हमारा क्या होता है उसमें रेनफोर्समेंट या लोहा या फिर पूरा स्टील मटेरियल, कहीं भी आरसीसी नहीं रहता है, तो इनको बोलते हैं लेसिंग या ब्रेसिंग, ठीक है। इसमें ये वर्टिकल मेंबर कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है, ये वाले दो वर्टिकल मेंबर, और ये वाले जो हैं ये हमारे इंक्लाइन मेंबर है, ठीक है। इसमें लोड ऐसे आते हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो कंप्रेशन और टेंशन वाले लोड आते थे, ठीक है, दबाव वाले और खिंचाव वाले। तो ऐसे क्या होता है, ये पूरा लोड कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, बेस में। फिर इनके जो फाउंडेशन बनते हैं इनके भी ये 4 खूंटे रहेंगे, ठीक है। आपने कभी आपके स्टूल या कुर्सी वुर्सी पे भी देखा होगा, ये मेरी कुर्सी में आप देखो तो ये आपको 4 खूंटे दिखते हैं, ठीक है, 1 2 ये वाले रहे और बाकी ये। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे मेन पिलर का जो काम है हमारा कौन ले रहा है, ये मेन खूंटे ले रहे हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ इसमें बेसिक लोड ट्रांसफ़र क्या होता है कि पूरा लोड लेसिंग ब्रेसिंग से हमारे बेसमेंट में चला जाता है। इसको हम ऐसे क्रॉस में या ट्रस में क्यों बनाते हैं, क्रॉस या आड़ा या वर्टिकल, ये भी जैसे हमारा ट्रस है, ये भी हमारे एक ट्रस का काम कर रहा है। जैसे सपोज ये नीचे लोड लगा रहा है तो नीचे से भी कुछ लोड आ रहा होगा, अगर ये भारी होता, ये मेरी मिट्टी होती तो क्या होता है, ये धसाव हो जाता, धसाव मतलब इसमें इतना लोड आ रहा है कि मिट्टी हमारी सेटलमेंट हो गई, मतलब सेटल्ड हो गई, अपनी जगह से धस गई। तो ये कैसे होंगे, आपने देखा होगा बहुत पुरानी जो 60-70 साल पुरानी जो बिल्डिंगें बनी रहती है या इमारत बनी रहती है या गवर्नमेंट बिल्डिंग, अधिकतर क्या होती है उनके ये जो कॉलम रहते हैं या ट्रस रहते हैं तो यहाँ पे क्या गैपिंग हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए वो जो मेरा कोना है, अगर वहाँ पे ऐसा पिल्लर बना रहेगा तो गैप हो जाएगी, गैप मतलब छत से पिल्लर और छत के बीच में गैप आ गई, मतलब क्या हुआ, ये वाला जो सपोर्ट है ये ट्रांसफ़र थोड़ी कर पाएगा लोड, मतलब ये हमारा जो बीम है और कॉलम है इसके बीच में गैप आ गई तो डायरेक्ट लोड ट्रांसफ़र होगा क्या, नहीं होगा। ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा रेल जाएगा ना, टेढ़ा हो जाएगा, ये टेढ़ा हुआ तो इसके ऊपर वाले भी लोड में दिक्कत दे देंगे। जैसे ही कुछ चीज़ हमारे सपोर्ट से आउट होती है, सपोर्ट मतलब नीचे का ये सपोर्ट, ठीक है, कॉलम सपोर्ट किसको सपोर्ट कर रहा है, ये ऊपर के बीम को, और स्लैब उस किसके ऊपर बैठी हुई है, हमारे बीम के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। 4 बीम लगे होंगे इसे चारों कोने पे, ये 2D डायग्राम है आपका एलिवेशन का, देखो समझ में आ रहा है, सबको आवाज आ रही है। तो मेन चीज ये होती है कि स्लैब किसके ऊपर बैठी रहती है, हमारे चारों बीम के ऊपर, ठीक है। ऐसे साइड में भी बीम लगा रहेगा, इधर भी बीम लगा रहेगा, इधर भी बीम लगा रहेगा, इधर भी बीम लगा रहेगा, और ये बीम के जो जॉइंट है नीचे कहाँ से, कॉलम से जुड़े रहेंगे, ठीक है। ये हमारी स्लैब हो गई, स्लैब ने लोड ट्रांसफर करा बीम में, इधर वाला देखो कितना कितना करते हैं ये, हाफ 1/2, मतलब अगर मैं मेरी जो छत बनी हुई है इसको 4 हिस्सों में तोड़ूंगी तो इतना इतना जो लोड रहेगा वो उधर वाले बीम, देखो दिखेगा नहीं, ये इंटरनली बने, बाहर से नहीं दिखेंगे। ये वाली छत का लोड काहे पे ट्रांसफर होगा, बीम पे, आधा इधर ट्रांसफर होगा, इधर भी ट्रांसफर होगा, और फिर ये जो बीम रहेंगे, ये चारों साइड से जो बीम आएंगे वो कहाँ पे, कॉलम के ऊपर रेस्ट करेंगे हमारे, ठीक है। तो अगर सेटलमेंट अभी नहीं बताती हूँ आपको, जब आगे आएगा जब बताऊंगी। तो ये क्या चीज़ होती है, ये तो हमारा नॉर्मल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हुआ, ये बोलते हैं हम फ्रेम स्ट्रक्चर। इसमें जो ये दीवारें बनी है ना बेटा, दीवारों पे किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं आ रहा है,
ठीक है। आजकल जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो दीवारों के ऊपर नहीं खड़े होते। पहले के टाइम में क्या होते थे कि दीवार बनाते थे, उसके ऊपर फिर बीम डालते थे, फिर छत डालते थे, तो पूरा लोड क्या होता था, दीवारों पे भी आता था और सब जगह आता था। मगर क्या होता है कि हमारा जो मेन लोड कैरिंग फैक्टर होते हैं वो होते हैं बीम कॉलम। ठीक है, तो बीम कॉलम का जो सीन रहता है वो ज़्यादा, हमारे बीम कॉलम और छत का रोल बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे मेन चीज़ तो होती है हमारी फाउंडेशन, जो नींव हम डालते गड्ढे खोद के। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे जब फाउंडेशन, तब मैं आपको और बताऊंगी कि सेटलमेंट कैसा होता है। सेटलमेंट मतलब धस जाना, मिट्टी का धसना होता है। तो ऐसे ही कैसा, जैसे ये मिट्टी, नीचे मिट्टी दिख रही है, ये फाउंडेशन है पिंक कलर का। मिट्टी का में क्या हो गया, धसाव हो गया, लोड ये पूरी बिल्डिंग का ज़्यादा पड़ा और मिट्टी क्या हो गई, धस गई। मिट्टी धस गई तो इसके साथ में ये कॉलम भी नीचे जाएगा, धसाव होगा, है ना, क्योंकि कॉलम डायरेक्ट लोड दे रहा हमारी नींव को, फाउंडेशन को लोड दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेटलमेंट क्रिएट हो जाता है। सेटलमेंट मतलब थोड़ा सा गैपिंग हो जाता है। फिर ये छत कैसी होती है, झूलती है, इसमें गैप हो गया, है ना। तो छत कैसी रहेगी, हमारी हवा में रहेगी और झूलती रहेगी। तो फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा लोड जनरेट होता है। ऐसा नहीं हो रहा है कि गैप हो गई तो पूरा स्ट्रक्चर ही ढह जाएगा, स्ट्रक्चर नहीं ढहेगा। बस क्या होगा कि जो हमारा लोड और मूवमेंट जो जनरेट होगी, आप बाद में आगे जो टॉस और आरसीसी पढ़ोगे तो ये चीज़ पढ़ोगे कि मूवमेंट कैसे जनरेट होती है। मूवमेंट मतलब लोड किस प्रकार से आधा इधर लगेगा, आधा इधर लगेगा, ये सब समझोगे आगे जाके जब आप लोड वाला एक्चुअल देखोगे। तो क्या होता है कि हमारा जो सेटलमेंट अगर आता है तो एक्स्ट्रा मूवमेंट जनरेट हो जाती है। एक्स्ट्रा मूवमेंट मतलब इस वाले कॉलम पे इधर का भी आधे से ज़्यादा लोड इधर वाले कॉलम को लेना पड़ेगा। ठीक है, कायदा ये बोलता है आधा लोड तू ले, आधा लोड तू ले, मगर क्या हो गया, मिट्टी इधर वाली धस गई, सेटलमेंट आ गया। तो सेटलमेंट जो हुआ, गैप जो बनी यहाँ से, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा और ज़्यादा मूवमेंट हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये कॉलम तो पहले खुद का ही बेचारा लोड ले रहा था और अब इधर का भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सेटलमेंट वाली चीज़ के लिए क्या करते हैं, देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कुछ गलती हमसे होती है, कुछ गलती हमारे स्ट्रक्चर से हो जाती है और कुछ गलती हमारे मजदूरों से हो जाती है बनाने में, क्योंकि वो भी माल मिलाते तो एक एक बिल्कुल मिलीमीटर सेंटीमीटर जितना नहीं नापते हैं और मिलीमीटर सेंटीमीटर जितना पानी भी नहीं नापते। सब चीज़ में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, राउंड फिगर चलता है। ठीक है, तो कुछ गलती हमारी ड्राइंग से होती है, कुछ गलती मजदूरों के बनावट से होती है और कुछ चीज़ स्ट्रक्चर की भी गलती रहती है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो ये कॉलम को अगर इसके जीवन भर तक 10 यूनिट का लोड झेलना है तो हम इसको 20 झेलने का लोड बनाएंगे। ठीक है, 10 तो इसके पूरे जीवन काल तक इस पे लोड लगेगा, मगर हम इसको कितना मजबूत बनाएंगे ताकि ये 20 तक का भी लोड झेल ले। अब आप बोलोगे कि क्यों 20 तक झेले, 10 का डबल मजबूती का क्यों बनाए, जब इतना लोड नहीं आ रहा तो पैसा हमारा ज़्यादा लगेगा। पैसा ज़्यादा लगेगा तो मतलब वही स्टील ज़्यादा लगाओगे तुम, इसमें सरिया ज़्यादा दोगे, कंक्रीट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का डालोगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा ही। मगर हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब हमारा पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो कितनी बारी क्या होता है कि हमारे ये इस तरह के एक्स्ट्रा मूवमेंट हमारे दूसरे स्ट्रक्चरों पे लगने लगते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब इधर से हमारी जो एक्स्ट्रा मूवमेंट जनरेट हुई वो डेफिनेटली इस वाले कॉलम पे आएगी। ठीक है, मगर हमको पता नहीं पड़ रहा है तो हमारा स्ट्रक्चर लोड कैरिंग हो जाएगा। ठीक है, कैसे तरह से हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मजबूती का बना रहा। अब इधर वाला कॉलम तो धस गया, इधर का मूवमेंट भी इसको लेना पड़ रहा है। मतलब छत किस तरह की हो गई, एक साइड से फिक्स, एक साइड से कैंटिलीवर, है ना, ऐसी हो गई। जब इसके ऊपर ये सपोर्ट रखा हुआ है, ये हमारा बीम है ना, इसके ऊपर सपोर्ट रखा है, अभी अच्छी प्रॉपर है। अब के साथ सेटलमेंट आ गया तो ये इसमें गैपिंग बढ़ गई तो ये ऐसे झूले खाएगी, छत रेल जाएगी। तो इसको अपनी जगह पे बनाने के लिए किसको काम करना पड़ेगा, ये मेरे इधर वाले सपोर्ट को काम करना पड़ रहा ताकि ये जॉइंट करके रखे अच्छा पक्का। तो अगर इसमें गैपिंग भी आ रही है तो ये अपनी जगह पर स्टेबल रहे। समझ रहे हो, मेरा पेन दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है सबको? हाँ मैम। थोड़ा सा लिंक से आउट है मगर ये समझने की कोशिश करना। जैसे एक सपोर्ट जो है मेरा ये बी इसका है, ठीक है, ये कॉलम है मेरा एक, ठीक है, इसके ऊपर ये बीम रखा हुआ है। ठीक है, ये दूसरा कॉलम मान लेना मेरा ये जो हाथ है ऐसा खड़ा है,
ठीक है, ऐसा खड़ा है और उसके ऊपर फिर ये पेन रखा हुआ है। अब क्या हुआ, ये इसके नीचे वाला जो हमारा वो है फाउंडेशन है वो धंस गया, मतलब ये नीचे हो गया। तो इतना क्या हो गया, इसमें सेटलमेंट हो गया। जहाँ पेन का पॉइंट देखना, सेटलमेंट मतलब गैप आ गया। तो अब इस छत को तो ऐसा अपनी जगह पे रहना, नहीं तो ऊपर वाली जो छत रहेंगी वो उसमें दिक्कत होगी, उसमें एक्स्ट्रा मूवमेंट आएगी। तो जो ये चीज़ का धसाव हो गया, तो ये आधा लोड जो ये झेल रहा था, मेरे पेन का लोड ये झेल रहा था, तो क्या हो गया, अब ये पूरा लोड मेरे को ये मेरे इस वाले कॉलम को झेलना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये एक्स्ट्रा मूवमेंट जो जनरेट होगी, लोड मेरे ही हाथ पे आएगा ना, इधर वाले कॉलम पे आएगा। कभी भी देखना, कोई एक कुर्सी पकड़ना या कोई टेबल, दो इंसान पकड़ना, एक इंसान अगर ढीला नीचे छोड़ता ना तो दूसरे वाले के ऊपर लोड आता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कभी झोला मम्मी के साथ पकड़ के लाते हो तो दो झोले का एक मम्मी बोलती कि भारी है, एक तू पकड़ एक मैं पकड़ूं। तो क्या होता है, हाइट के कारण, अब तुम्हारी हाइट कम है, मम्मी की हाइट ज़्यादा है, तो हाइट के कारण मम्मी तो ऊपर खींचेगी और तुम नीचे खींचोगे, तो तुम्हारे पास लोड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मम्मी ने उस झोले को ऊपर पकड़ रखा है, तो मम्मी के पास लोड ज़्यादा आएगा। समझ में आ रही है, प्रैक्टिकल उदाहरण है कि आप एक झोले में सामान पटकना मतलब भारी वजन डालना, और दो लोग एक जैसा उठाओगे तब तो बराबर बराबर आएगा। और एक ने भी अगर थोड़ा सा ऊपर करा और एक का नीचे गया, तो ये जो नीचे गया ना, इस पे तो कोई लोड ही नहीं आ रहा, ये ऊपर वाले को ही एक्स्ट्रा लोड झेलना पड़ रहा है। समझ में आई बात, बेसिक प्रैक्टिकल उदाहरण बताया। तो क्या होता है, हम इसको इतना मजबूत पहले से बनाएंगे कि कभी खुदा ना खास्ता इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, या मिट्टी धंस जाए, या फिर कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो जाए। तो इस कारण से हम इसको ज़्यादा मजबूती देते हैं, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं। ज़्यादा मजबूती देना, और हमारी सिविल के टर्म में क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो हम उसको उस तरह से मजबूती देते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है खुद से वो लोड झेल ले। अगर ये डाउन होगा तो ये गिरने की नौबत नहीं आए, क्योंकि हमारा फर्दर और ऊपर हमारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है, देखो, या तो ये इसकी देखो डेफिनेटली इसकी क्या होगी, फिर स्ट्रक्चर की उम्र कम होती जाएगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे आ गया सेटलमेंट, और ये वाला लोड ज़्यादा लेना पड़ेगा इसको। आ रही बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, फर्दर जब जो मरम्मत का काम होता है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, मरम्मत का काम जो होता है उसको बोलते हैं हम रिहैबिलिटेशन। क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन क्या चीज़ होती है कि बाद में हम जो स्ट्रक्चर को बिना तोड़े उसकी उम्र बढ़ाना है, मतलब उसमें मरम्मत करना है, तो वो चीज़ अगर हम करते हैं तो वो हमारा कहलाता है रिहैबिलिटेशन। ठीक है, इसमें बहुत रिसर्च भी होती है अलग अलग प्रकार से। जैसे अब यहाँ पर जो गैपिंग बनी, तो इस गैपिंग को ओवरकम कैसे करें, अब स्ट्रक्चर का लोड तो आ ही रहा भैया, अब इस गैपिंग को हमको कम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू आउट मतलब इसके लेंथ वाइज या फिर इस कॉलम के ऊपर क्या करेंगे, स्टील प्लेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और प्लेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए या अच्छी होनी चाहिए, तो प्लेट यहाँ पर फिक्स करेंगे, तो क्या होगा, ये लोड का जो है ये सेटलमेंट, इसका गैपिंग भी फील हो जाएगा, और जो लोड हमारा है एक जैसा बना रहेगा। प्लेट फिट कर देने से क्या हुआ, इस कॉलम पे लोड नहीं आएगा, प्रॉपर हमारी लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लोड जो है हमारा बट जाएगा दोनों कॉलम पे। ठीक है, और प्रॉपर हमारा लोड वापस से नीचे देने लग जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये टॉपिक से थोड़ा आउट था, सबको आ गई है, हाँ ना, आवाज सब कुछ। संजय, रियांशी, सेटलमेंट और लोड डिस्ट्रीब्यूशन का एक थोड़ा सा मैंने आपको वाला भी आपने बताया, रिपीट कर दो, आवाज कट के। आवाज कट के आ रही है मेरी? नहीं मैम, क्लियर आ रही है। आयुषी बेटा, तुम नेटवर्क में थोड़ा सा छत वत पे जाके बैठ जाओ, या गैलरी वैलरी हो तो। मेरे को आ रही है। आपको आ रही है, सबको आ रही है ना, सक्षम तुम्हें आ रही है? तो क्या होता है, इस तरह से हम जो मरम्मत का काम करते हैं, इसमें फिर गर्डर्स हम डालेंगे। गर्डर मतलब वही गार्डर फर्शी टाइप की जो गर्डर, जो मैंने एल सेक्शन टी सेक्शन बताए थे, ऐसे एल सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ, ऐसे हमारी गर्डर होती है। टी सेक्शन मैंने बताए थे, सी सेक्शन आपको बताए थे, एक जनरल क्लास में बताए थे।
ठीक है। ऐसे ही आई सेक्शन बताए थे, ये आई सेक्शन कहाँ यूज होता है, कहाँ बताए थे? रेलवे। हाँ रेलवेज में, ठीक है। रेलवे की जो पटरियां बिछी हुई रहती है जिसके ऊपर रेल दौड़ती है वो होता है हमारा आई सेक्शन, रोल्ड आई सेक्शन। अब ये रोल्ड क्या चीज़ होती है, ये जब आप स्टील पढ़ोगे इंजीनियरिंग में या आपके जो 6th 5th सेम में आएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। सी सेक्शन होते हैं हमारे, ऐसे सी टाइप के रहते हैं। अब ये दो सी को आप ज्वाइन कर दोगे, एक सी यहाँ से एक सी यहाँ से, तो क्या बन गया, इसमें यहाँ पे नट बोल्ट डाल दोगे तो क्या बन गया, ये हमारा आई सेक्शन है ना। ये सी सेक्शन है थ्रू आउट द लेंथ, और ये एक और सी सेक्शन है, दोनों को आपने नट से जॉइंट कर दिया तो क्या बन गया हमारा आई सेक्शन, हाँ मैम। है ना। और एक एल सेक्शन है, दो एल सेक्शन को मिला दिया और बीच में नट बोल्ट से आपने जॉइंट कर दिया तो क्या बन गया हमारा टी सेक्शन, है ना। एल था हमारा ऐसा, इस एल को उल्टा एल कर दो तो ये एल उल्टा कैसा हो जाएगा ऐसा, और एक एल उल्टा ऐसे हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा टी सेक्शन बन जाएगा, ठीक है। टी सेक्शन को ऐसे भी देख सकते हो, उल्टा टी, ठीक है। टी सेक्शन होता है ये एल सेक्शन, ये आई सेक्शन, ये टी सेक्शन और हमारा एक सी सेक्शन आता है, ठीक है। ऐसे सेक्शंस रहते हैं। तो ये होते हैं हमारे, कहाँ यूज़ होते हैं, ये ट्रसेस में यूज़ होता है, ठीक है। ट्रस मतलब दो मेंबर अगर इंक्लाइन में जॉइंट है तो उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रस बोला जाता है, ठीक है। ट्रसेस बोला जाता है। तो जो हम पढ़ रहे थे टिम्बर, ठीक है, ये स्टील के जो हमारे बड़े बड़े टावर बनते हैं, और टावर ही बनते हैं मेनली, और लाइट के खंभे रहते हैं तो बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे डीपी वीपी लगी रहती है, डीपी का कनेक्शन रहता है या जहाँ से लाइट सप्लाई होती है वहाँ, ठीक है। तो ये थे हमारे पूरे स्टील बॉडी के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये हमको पढ़ना रहता है स्टील के सब्जेक्ट में, ठीक है। आरसीसी में हमारे आरसीसी के बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग वो सब पढ़नी रहती है, ठीक है। और फुटिंग के नीचे भी देखो एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, रिहेबिलिटेशन मैंने बताया था, मतलब मरम्मत का काम हमारी सिविल इंजीनियरिंग में। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम फुटिंग डिज़ाइन करते हैं तो अगर हमारी मिट्टी ऐसी है, स्वेलिंग वाली है, श्रिंकेज वाली है, मतलब थोड़ा सा पानी लगा, अब पानी तो भैया गिरेगा भी और ज़मीन में समाएगा भी, तो ज़मीन में समाएगा तो ये मिट्टी जो नीचे भरी हुई है इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, डिफरेंस आता है। देखो मीटिंग अगर एंड हो जाए तो वापस से रीजॉइन करना, ठीक है।